नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया गया। मैं ये क्वेश्चन बोली थी कि बाद में बताऊंगी, क्योंकि सिंगल स्लिट वाला क्वेश्चन में मिक्सअप किया गया था डबल स्लिट के कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे डबल स्लिट के लिए स्मॉल डी का वैल्यू दिया गया है 1 mm, कैपिटल डी का वैल्यू दिया गया है 1 मीटर एंड बोला गया है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ किया गया है, मतलब कि लैम्डा का भी वैल्यू दिया गया है 500 नैनोमीटर। एंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वाइथ ऑफ ईच स्लिट। तो डबल स्लिट के लिए तो वाइथ दिया गया है 1 mm, मतलब कि स्मॉल डी का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे वाइथ पूछ रहा है सिंगल स्लिट के लिए, मतलब कि स्मॉल ए का वैल्यू पूछ रहा है। एंड क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 मैक्सिमा ऑब्टेन होता है विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। एंड ये 10 मैक्सिमा किसके लिए दिया गया है? डबल स्लिट के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग का यूज़ मत करना, मैं सिंपल बताई हूँ। क्वाइंसाइड दिया रहे, विद इन दिया रहे, लाई दिया रहे, सिंपल याद रखना कि वहाँ पे कोई चीज़ इक्वल होगा। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा, ये दिया गया है डबल स्लिट के लिए। एंड फिर बोला गया है विद इन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट में मैं फॉर्मूला बताई थी, अगर सेंट्रल मैक्सिमा रहेगा तो फ्रिंज वाइथ का फॉर्मूला सिंपल हम लिखेंगे लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। बट सिंगल स्लिट में हम डी के जगह ए लिखते हैं और यहाँ पे विद इन दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे जो डबल स्लिट का 10 बीटा है वो इक्वल है बीटा ऑफ सिंगल स्लिट से। तो डबल स्लिट के लिए बीटा के लिए क्या लिखते हैं? लैम्डा कैपिटल डी एंड नीचे में स्मॉल डी लिखते हैं। एंड डबल स्लिट का ये वैल्यू सिंपल रख देंगे लैम्डा कैपिटल डी, नीचे में स्मॉल ए एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से एंड यहाँ पे 10 ऑलरेडी दिया गया है। तो क्वेश्चन में लैम्डा अलग अलग नहीं दिया गया है दोनों के लिए, तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा एंड डिस्टेंस भी कैपिटल डी जो होता है सोर्स एंड स्क्रीन के बीच में वो भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी कट जाएगा। एंड डबल स्लिट में डी स्मॉल डी का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 mm दिया गया है, तो यहाँ पे सिंपल ए का वैल्यू आ जाएगा। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा गया था वही क्वेश्चन अब थ्योरी में पूछा जा रहा है। ये देखो क्वेश्चन है नीट 2023 का। यहाँ पे बोला गया है स्क्रीन को जब हम मूव करते हैं तो एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज जो होगा वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो एंगुलर वाइथ के लिए मैं फॉर्मूला क्या बताई थी? लैम्डा बाय स्मॉल डी, नीचे में जो होता है स्मॉल डी होता है। तो एंगुलर वाइथ तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है डी पे, तो डिस्टेंस ये डी को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे एंगुलर वाइथ पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। फिर बोला गया है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, मतलब कि पहले लैम्डा था 2, अब लैम्डा लिया जाता है 4। तो एंगुलर वाइथ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा से, तो लैम्डा को इंक्रीज करेंगे तो एंगुलर वाइथ जो है वो इंक्रीज करेगा। पहले 2 था अब 4 हो गया है, तो लैम्डा इंक्रीज किया तो एंगुलर वाइथ इंक्रीज किया। बट क्वेश्चन में बोला जा रहा है अब लार्जर वेवलेंथ लिए हैं तो एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीज कर गया है, इंक्रीज करना था यहाँ पे डिक्रीज बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो बस वही फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन पूछा गया है, बस उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो देख सकते हैं 14 का आंसर ए दिया गया है। नेक्स्ट है ब्रूस्टर लॉ। अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक करता है ग्लास सरफेस से, वो भी ब्रूस्टर एंगल पे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो कम्प्लीटली पोलराइज कर जाता है एंड वही रिफ्रैक्टेड लाइट जो रहता है ये पार्शली पोलराइज होता है।
तो इसको फिगर की हेल्प से बहुत ही अच्छा से एनसीईआरटी में समझाया गया है। तो एनसीईआरटी में एग्जैक्ट यही फिगर दिया गया है। ये है अनपोलराइज्ड लाइट जो कि एयर में है एंड इधर मीडियम है। तो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो स्ट्राइक करता है ब्रिस्टल एंगल पे, जिसको कि IB बोला गया है। तो ये है रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ये है रिफ्रैक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है ये कम्प्लीटली पोलराइज हो जाता है एंड रिफ्रैक्टेड लाइट जो होता है ये पार्शली पोलराइज होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है एंड कहीं कहीं पे रिफ्रैक्टेड लाइट को ट्रांसमिटेड रे भी बोला जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। एंड ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर होता है एंड ये जो होता है इसको पैरेलल बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टेड लाइट में परपेंडिकुलर एंड पैरेलल दोनों है, बट रिफ्लेक्टेड लाइट में ओनली परपेंडिकुलर है। एंड म्यू बराबर tan IB याद रखना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि अनपोलराइज्ड लाइट बीम जो होता है वो स्ट्राइक कर जाता है ग्लास सरफेस पे, वो भी ब्रिस्टल एंगल पे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है रिफ्लेक्टेड लाइट भी पार्शली पोलराइज, रॉन्ग हो जाएगा। रिफ्रैक्टेड लाइट भी कम्प्लीटली पोलराइज, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, उल्टा बोला गया है। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कम्प्लीटली पोलराइज, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक होता है कम्प्लीटली पोलराइज एंड एक होता है पार्शली पोलराइज। एंड फिर डी में बोला गया है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा वो कम्प्लीटली पोलराइज होगा एंड रिफ्रैक्टेड लाइट जो होगा ये पार्शली पोलराइज होगा, तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रिस्टल एंगल के लिए पूछा गया है तो इसको मैं अच्छा से नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ। देखो म्यू बराबर होता है tan IB एंड म्यू का जो वैल्यू होता है वो 1 से ज़्यादा होता है एंड इन्फिनाइट से कम होता है, बस इतना बात याद रखना। तो ये 1 हो गया एंड म्यू कितना होता है tan IB होता है, तो यहाँ पे सिंपल tan IB लिखेंगे एंड ये हो गया इन्फिनाइट। अगर हमें 1 को भी 10 के टर्म में लिखना है और इन्फिनाइट को भी 10 के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 1 के लिए होता है tan 45 डिग्री एंड इन्फिनाइट के लिए होता है tan 90 डिग्री, फिर ये हो जाएगा tan IB। तो अब सब में 10 आ गया है तो 10 को 10 से कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 45 डिग्री, IB 90 डिग्री। तो IB जो होगा ये 45 डिग्री से ज़्यादा होगा एंड 90 डिग्री से कम होगा। तो IB किसको बोलते हैं, ब्रिस्टल एंगल को बोलते हैं। तो इसके लिए देख सकते हैं IB जो आया है वो 45 डिग्री से ज़्यादा आया है एंड 90 डिग्री से कम आया है, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे बोला गया है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करता है किसी भी प्लेन सरफेस पे जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा वो पोलराइज होगा, ये तो सही है, बट यहाँ पे पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस लिखा गया है, ये रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है वो पोलराइज होता है एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस लिखा है, ये करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखें तो म्यू बराबर होता है tan IB, तो IB के लिए लिखेंगे तो म्यू बाई 10 हो जाएगा। तो इसको इसके टर्म में लिखेंगे तो I जो हो जाएगा ये म्यू tan इनवर्स हो जाएगा, बट यहाँ पे म्यू नीचे दिया गया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये तो रॉन्ग है ही क्योंकि यहाँ पे साइन का टर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। टू पोलराइड्स दिया गया है P1 एंड P2 एंड ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। फिर बोला गया है कि अनपोलराइज्ड लाइट पास करता है P1 से एंड थर्ड पोलराइड जो है वो P1 एंड P2 के बीच में है एंड P3 जो है वो एंगल बना रहा है P1 के साथ 45 डिग्री। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इंटेंसिटी कितना पास होगा P2 से, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे अच्छा से बता देती हूँ। देखो ये पोलराइड P1 है
एंड बोला गया है कि P1 P2 जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये है P2 एंड P1 से अनपोलराइज लाइट पास करता है, मतलब कि इस पे इंसिडेंट करता है। तो यहाँ पे अब जो इससे P1 से जो पास करेगा ये I0/2 हो जाएगा, क्योंकि फ्लोराइड जो होता है ये 50% लाइट को पोलराइज कर देता है, तो I0 का I0/2 हो जाएगा। एंड फिर बोला गया है कि थर्ड फ्लोराइड जो है वो P1 एंड P2 के बीच में है। ये रहा थर्ड फ्लोराइड एंड ये जो थर्ड फ्लोराइड है ये P1 के साथ एंगल बनाता है 45 डिग्री। ये है P1 एंड ये है P3। तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मेलस लॉ पता रहना चाहिए। मेलस लॉ जो होता है ये होता है I0 cos स्क्वायर थीटा एंड ये I0 जो होता है ये पोलराइज लाइट होता है। तो यहाँ पे पोलराइज लाइट क्या है I0/2 एंड थीटा कितना है 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। cos 45 जो होता है ये 1/√2 होता है, तो I0/2 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया है। तो ये सिंपल हो जाएगा I0/2, तो ये हो गया I0/4। बट ये तो बात हुआ P1 एंड P3 के बीच का, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंटेंसिटी पास कितना करेगा P2 से। तो P3 जब एंगल P1 के साथ 45 डिग्री बनाया है तो P2 के भी साथ 45 डिग्री ही बनाएगा, क्योंकि P1 एंड P2 जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये P1 है एंड ये P2 है, तो कोई थर्ड फ्लोराइडर है P1 के साथ 45 डिग्री बना रहा है, तो P2 के भी साथ 45 डिग्री ही बनाएगा। तो अब P3 एंड P2 के बीच में एंगल हो गया 45 डिग्री। तो अब इसके लिए मेलस लॉ अप्लाई करेंगे। इससे पहले किसके बीच में था, P1 एंड P3 के बीच में, इसके भी बीच में एंगल 45 डिग्री था। तो इसके लिए इंटेंसिटी कितना आया है I0/4। तो अब इसके लिए मेलस लॉ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है, I0 पोलराइज लाइट होता है, तो इसके लिए पोलराइज लाइट कौन सा हो जाएगा I0/4। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे I0/4 cos स्क्वायर थीटा कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा I0/4 cos 45 कितना होता है 1/√2 एंड यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा I0/4 इंटू 1/2, तो ये हो गया I0/8। तो आंसर देख सकते हैं I0/8 46 का भी है।